वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज से हम दोस्तों आपके लिए शुरू करने वाले हैं एक जीएस वन लाइनर की श्रृंखला जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम ऐसे जीएस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में कि बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं और आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब के लिए खासा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज में हम आपके लिए वन लाइनर में करंट लेकर आए हैं। आप अगर इसे देखते हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी इससे काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखिए और लास्ट में आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन मालूम थे और इसी के आधार पर आप अपने को इवैल्यूएट कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिले। दोस्तों हम करंट अफेयर की सीरीज चलाते हैं, करंट अफेयर जिसमें हम आपको डेली का करंट अफेयर देते हैं और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर हम डेली देते हैं, ये 10 क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें से आपके विभिन्न सोर्सों से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको दिए जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हर सुबह मैं 5 बजे आपके लिए एक करंट का वीडियो देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का अपनी श्रृंखला शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए हैं और वन लाइनर के हिसाब से आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हम आपको प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी या वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई थी। तो कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो वो भारत में की गई थी। इसका आंसर भारत रहने वाला है। अन्य अन्य जगह पे इसका आंसर और बहुत सारे ऑप्शंस में मेसोपोटामिया, मिस्र और ईरान वगैरह आपको दे सकता है। तो आपको आंसर टिक करना है भारत। भारत में कपास की खेती के लिए कपास की खेती सबसे पहले शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि हमारा सेकंड है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में अर्थात इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके दरबार में भारत आया था। तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेन सांग चीनी यात्री भारत आया था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन भी किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन भी किया था और उसमें प्रोफेसर का भी काम कुछ समय तक इसके द्वारा किया गया था। तो ह्वेन सांग भारत हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन की बात करते ही चरक किसके दरबार में चिकित्सक था। तो चरक जो था वो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक था। कनिष्क कनिष्क वह राजा है जो कुषाण वंश का राजा है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा हुआ कनिष्क, जिसके दरबार में चरक निवास करते थे जो एक चिकित्सक थे। चरक एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कुमार संभव किसकी रचना है। तो कुमार संभव किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाता है कालिदास। कुमार संभव कालिदास की रचना है। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या जैसे भी इतनी क्वेश्चन रचनाएं लिखी हैं जैसे कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया और क्या कहते हैं मालविका अग्निमित्रम हो गया, इतनी जितने भी ऐसे रचनाएं लिखी गई हैं वो सभी कालिदास द्वारा रचित हैं। अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुई। तो शतरंज खेल जो शुरू हुआ वो भारत में शुरू हुआ। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जिसे अगर दूसरे हिसाब से हम बोलें तो इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। तोतिए हिंद यानी भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा जिले में इनका
जन्म हुआ था। कासगंज एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ था और ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासकों का कार्यकाल देखा था। 8 शासकों का कार्यकाल अपने पूरी लाइफ में देखा था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया जिनका जिनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय के लिए आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत में व्यवसाय के लिए आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में भारत से गए। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। कब आया? ये 1498 में भारत आया था। 1498 में भारत आया और ये पुर्तगाली सबसे लास्ट में कब गए भारत से? सबसे लास्ट में 1961 में गए हैं। पुर्तगालियों का सबसे पहले भारत में आगमन हुआ था और ये इन्होंने सबसे पहले भारत में कदम रखा और साथ ही साथ ये व्यापार के लिए आए थे, ना किसी राज्य विस्तार के लिए नहीं आया था। बट यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि इनको मौका मिला ऐसा काम करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ स्तंभ बनवाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस वजह से आपके लिए ये खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध की अगर बारे में बात करें तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई और इसकी हार मीर जाफर और सेठ मानिक चंद जैसे इनके सलाहकारों की वजह से, धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस वायसराय ने लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को लागू करने वाला वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करके कई स्टेटों को जिसमें राजशाही चलती थी उन सब को अपने मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया। अगर इसको हम याद कर रहे हैं कि सबसे पहले हड़प नीति कहाँ कहाँ लागू की गई, तो हमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हड़प नीति के तहत सतारा लिया गया। सतारा, संभलपुर संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और अवध। लास्ट में अवध को कुशासन के तौर पे इसने हड़प कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का पहला या प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले 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 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेल 1853 में चलाई गई थी। 1853 में पहली रेल चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी भारत में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर ये रेल चलाने की बात हो गई तो ये रेल किसके समय में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये रेल चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, यानी ये वेदों पर ज़्यादा विश्वास करते थे और इन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन कॉलेज की स्थापना किया था। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिन्होंने विधवा विवाह के लिए काफ़ी प्रयत्न किया और यहाँ तक प्रयत्न किया कि स्वयं ही विधवा से विवाह करके इस आंदोलन को और तीव्र किया। इस आंदोलन को और तीव्र कर दिया। इन्होंने खुद एक
विधवा से शादी की थी। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और कब की? 1875 में किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। ये वही रामकृष्ण मिशन है जो विवेकानंद के गुरु हैं। विवेकानंद के गुरु का नाम ही रामकृष्ण परमहंस है, और इन्हीं के नाम पर विवेकानंद ने कब 1897 में रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। रामकृष्ण मिशन शुरू किया था 1893 में। आगे चलते हैं, 1897 में। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर फिर चला जाता है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या? आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1875 में किया था, और इसके अलावा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह 1855 और 56 से संबंधित हैं। इन्होंने इन्होंने काफ़ी बड़े उसमें विद्रोह किया था। ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में किया गया विद्रोह था। और जस्ट ये देख रहे हैं कि 1855 और 56 लिखा है, तो जस्ट इसी के बाद 1857 की क्रांति हुई, और ये जो सिद्धू और कान्हू का विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ था, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया था 1857 की क्रांति में। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। मेरठ से शुरू हुई, कब शुरू हुई? 18 अप्रैल 1857 में शुरू हुई। ये किसके द्वारा शुरू हुई? तो ये हम जान लेते हैं कि सबसे पहले किसके द्वारा ये शुरू की गई थी। तो इसमें कह सकते हैं मंगल पांडे के द्वारा यह जो विद्रोह हुआ था वो शुरू हुआ था। ये किस किस कारण ये विद्रोह हुआ था? तो अंग्रेजों की जो इनफील्ड राइफल थी उसको रिप्लेस करके उसमें एक चर्बी वाले कारतूस का यूज होता था, जिसमें कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म को भ्रष्ट किया जाए, इस वजह से विद्रोह कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खान थे। नवाब सलीमुल्लाह खान कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? तो 1907 में। कहाँ की गई? ढाका में की गई। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में ढाका में की गई। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इस समय वायसराय था। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो भारत में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। क्यों हुआ? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया विभाजन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया विभाजन था, जिसके तहत वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बने और देश इन ब्रिटिश के शासन के खिलाफ बने। इस वजह से हिंदू मुस्लिम का विभाजन करके पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। ये 1905 में विभाजित हुआ था। इसी के खिलाफ 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन जिसमें काफ़ी समय तक स्वदेशी वस्तुओं पर काम करने और उसको यूज़ करने का निर्णय लिया गया, और विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्हें 1940 से लेकर 1946 तक भारत के कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है। और 1940 से 46 तक, यानी कि सबसे कम उम्र में और
सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे कम उम्र में और सबसे ज़्यादा समय तक ये कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था उसके अध्यक्ष रहे थे। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट की लीडर कौन थी? तो आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी एक रेजिमेंट बनाई गई थी जिसकी लीडर पी लक्ष्मी सहगल थी। पी लक्ष्मी सहगल को झांसी की रानी रेजिमेंट का लीडर बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये सोहन सिंह भगना और और सोहन सिंह भगना के और एक अन्य के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसकी लीडरशिप सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में ली गई। 1943 में ली गई और ये काफ़ी अच्छी फौज थी और जिसने भारत के कई क्षेत्रों को जीत लिया था। और इसके कई सारे लीडर हुए जिसमें कैप्टन मोहन सिंह और शाहनवाज और कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए लाल किले पर इनके लिए क्या कहते हैं, इनके लिए कोर्ट लगाई गई थी। और मतलब और इसके जो इनका जो केस लड़ा था उसमें सबसे प्रमुख थे CR दास। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए थे? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि पंजाब के जो दो नेता थे, एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और जिसके विरोध में एक बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक को निरस्त करने के लिए गवर्नर जनरल ने यहाँ जलियांवाला बाग में हत्याकांड के लिए एक आदेश पारित किया और जिसके तहत लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया और हजारों निर्दोष मारे गए। इसी के लिए इसी घटना के लिए कौन सा कमीशन बनता था? तो इसी घटना के लिए हंटर कमीशन इसी घटना के लिए बनाया गया था। एक हंटर मिशन आता है, तो हंटर मिशन की अगर हम बात करें तो हंटर मिशन शिक्षा से संबंधित है और हंटर कमीशन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? अभी तक तो आपने भारत की कोकिला सुना था, अब भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो कोकिला के बारे में बात करें तो इसे लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत की कोकिला, लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। और भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वही सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनी। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ बनी? उत्तर प्रदेश में बनी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यानी उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के रूप में कभी काम नहीं करता, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में ही काम करता है और उसके सारे वेतन भत्ते इसी रूप में दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के गैर हाजिर पर राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी के बारे में एक सवाल बनता है तो कि राज्यसभा से बनने वाली प्रधानमंत्री कौन है? तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज लागू करने वाली समिति का क्या नाम है? तो भारत में पंचायती राज लागू करने वाली समिति का क्या नाम है? तो वह बलवंत राय समिति है। बलवंत राय समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज्य लागू किया गया था। पंचायती राज्य लागू किया गया था और ये कब समिति बनी थी? ये बनी थी 1957 में। 1957 में भारत में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी जिसके तहत पंचायती राज को लागू किया गया था। और सबसे पहले ये पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? नागौर जिले में।
ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो ये एक्स्ट्रा मैं आपको बात बता रहा हूँ या आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मानी जाती है? मानव शरीर में एक मांसपेशी होती है जो काफ़ी मजबूत है मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं जबड़े की मांसपेशी। जो जबड़ा होता है, यहाँ की मांसपेशी काफ़ी मजबूत होती है और ये मानव शरीर की काफ़ी मजबूत ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते पानी की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक गंभीर होता है। उबलते पानी की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक गंभीर या अधिक घातक होता है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि वाष्प से क्यों व्यक्ति ज़्यादा जलता है, ज़्यादा गंभीर रूप से वाष्प से क्यों जलता है, तो वाष्प में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह को सुबह का, शाम का और सुबह का तारा कहा जाता है और चमकीला तारा कहा जाता है और पृथ्वी की बहन तो कहा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को हम भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं धरती से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोडा किस राज्य की जनजाति है? तो टोडा तमिलनाडु की एक जनजाति है जो नीलगिरी हिल्स पर रहती है। और टोडा में जनजाति में एक खास आपको पॉइंट बताता हूँ, यहाँ बहुपति प्रथा पाई जाती है, यानी जो महिलाएं हैं, महिलाएं कई पति रख सकती हैं। इस जनजाति में एक महिला के कई पति हो सकते हैं। तो बहुपति प्रथा किस उसमें पाई जाती है जनजाति में? तो टोडा जनजाति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ये हमारे देश का सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे देश का, जो शरावती नदी पे कर्नाटक में है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के अगर बारे में बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हम कहते हैं, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लगभग 445 मीटर ऊंचा है। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। तो ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप ग्रह कौन से हैं? काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए कि पृथ्वी के पास के कौन कौन से ग्रह हैं। तो शुक्र और मंगल, यानी कि पृथ्वी यहाँ है, अर्थ इसे है, और यहाँ शुक्र है और यहाँ मंगल है। मंगल, तो इस तरीके से ये पृथ्वी के आसपास पाए जाने वाले दो ग्रह हैं। इसके अलावा इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में अगर पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास में शुक्र है। पृथ्वी के सबसे पास में, मंगल से भी पास में पृथ्वी के शुक्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दिया था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे हमने पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस किया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही जिसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। और जनरल डायर को मारा कौन था? तो जनरल डायर दो एक थे, एक माइकल ओ डायर था, एक एक ओ डायर था। तो ओ डायर को ऊधम सिंह द्वारा मारा गया था। ऊधम सिंह द्वारा ब्रिटेन में जनरल ओ डायर को मारा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी 1915 में भारत आए अफ्रीका से वापस। और ये कब आए थे? अगर तारीख की बात करें तो ये 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी को भारत आए थे। इसीलिए भारत में 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे उगते हुए सूर्य का देश का सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। उगते हुए सूर्य का देश को हम जापान कहते हैं। जापान उगते हुए सूर्य का देश है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, ये नहीं है ऑप्शन, ये जापान है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो इसे कहते हैं, जो रात में वहाँ दिन देखा जाता है या रात में सूर्य देखा जाता है, तो कहाँ देखा जाता है? वो नॉर्वे में देखा जाता है। आधी रात्र को सूर्य दिखाई देता है, वो कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए कि ये नॉर्वे नहीं होकर इस उगते हुए सूर्य का देश को जापान हम कहते हैं। जापान उगते हुए सूर्य का देश है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि विटामिन B5 से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, कुछ कहीं कहीं इसके सोर्स में दिया गया है विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, विटामिन B3 से होता है, और कहीं कहीं विटामिन B5 दिया है। तो सबसे पहले विटामिन B3 से न होकर आप जानते रहिए कि विटामिन B5 से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 से ये पेलाग्रा रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये था हमारा आज का 40 क्वेश्चन का एक सीरीज, जिसमें हमने आपको 40 क्वेश्चन कम समय में वर्ल्ड नायरन में कराने का काम किया है। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, और इसमें अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद आप इसको रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम में जाइए, और निश्चित ही यहाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर, ये सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आए हैं और आगामी समय में भी आने की संभावना रखते हैं। तो ये था आज का हमारा ये नई श्रृंखला, जिसमें हम आपके लिए 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके हर हर टॉपिक से, और ये जितने भी हैं हम मिक्स टॉपिक चलाएंगे। आप किसी एक टॉपिक को नहीं ले चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे ये मिक्स्ड ग्रुप में रहेंगे, और आपके लिए खास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपके लिए मैं इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और आपकी जानकारी के लिए भी। तो ये था हमारा आज का एक पहला वीडियो दोस्तों। ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और आपको मैं बोलता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए, इससे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये था आज का हमारा एक नया वीडियो, जिसमें जीएस के हम वन नायरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऐसे ही मैं सीरीज लाता रहूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।